नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आप जश्न मना सकते हैं कि इस देश में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, गरीबी खत्म नहीं हुई, विषमता बढ़ती चली गई, सरकारी तंत्र का अन्याय बढ़ता चला गया, विकास के फायदे चंद हाथों में सिमटते चले गए। जो हमारे खेत हैं, जो दूर दराज के जंगल हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो उद्योगपतियों की झोली में समाते चले गए। लेकिन नक्सलवाद खत्म हो गया। आप ये खुशी मना सकते हैं। ये बात इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पिछले दिनों कही। उन्होंने घोषणा की कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य था, वो सरकार ने हासिल कर लिया है। उन्होंने नक्सलबाड़ी को याद किया। उनका भाषण करीब 1.5 घंटे लंबा था और बहुत सारे आंकड़े लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे 56 सालों में कम से कम 20,000 लोग इस नक्सलवाद की बलि चढ़े, और यह भी बताया कि 5,000 उसमें सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। वो बताते रहे कि सरकार संविधान पे कितना भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि जो बातचीत करने आए, जिन्होंने आत्मसमर्पण करना चाहा, उनका हमने आत्मसमर्पण कराया। जिन्होंने बंदूक उठाई, उनके साथ बंदूक से निपटे। उनके इल्जाम और उनके दावे बहुत बड़े थे। जो सबसे बड़ा दावा था वो ये कि नक्सलवाद का विकास से, विषमता से, गरीबी से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने आंकड़ा लेकर बताया कि जिस बस्तर में नक्सलवाद पनपा, वहां की औसत आय कई राज्यों की तुलना में बेहतर थी। फिर भी वहां ये पनपा क्योंकि इसके पीछे एक विचारधारा थी। वो विचारधारा क्या थी? अगर मार्क्सवाद वो विचारधारा है, उन्होंने कहा कि उनका ध्येय वाक्य, ये गृह मंत्री के शब्द थे, उनका ध्येय वाक्य है कि सत्ता बंदूक की नली में होती है। असल में मार्क्सवाद की ये बुनियादी समझ अगर है तो बड़ी डरावनी समझ है। और शायद पूरा का पूरा दक्षिणपंथी टोला मार्क्सवाद की ऐसी ही सतही समझ से खड़ा हुआ, उसके प्रतिक्रिया में विकसित हुआ है। ये सच है कि मार्क्सवाद के भीतर हिंसक आंदोलनों को एक जगह, एक वैधता एक दौर में मिलती रही, और मेरी तरह के लोग हमेशा, जो खुद को थोड़ा गांधी के करीब पाते हैं, इस बात को थोड़े संशय से देखते रहे कि क्या हिंसक आंदोलनों से कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं निजी तौर पे मानता हूं कि कम से कम 2-3 वजहें रहीं जिसके चलते मुझे लगता है कि हिंसक आंदोलनों से किसी भी लोकतांत्रिक समाज में लोगों को बचना चाहिए। पहली वजह तो यही है कि हिंसा हमारा चरित्र थोड़ा बदलती है, आंदोलनों का चरित्र भी बदलती है। दुनिया भर का इतिहास इसकी पुष्टि करता है। दूसरी और ज्यादा बड़ी वजह यह है कि राज्य की हिंसा के मुकाबले आपकी हिंसा टिक नहीं सकती है। आप 5 लोगों को मारेंगे, वो 500 लोगों को मारेंगे। और आज की तारीख में एक दौर था 60-70 साल पहले, जब राज्य इतना ताकतवर नहीं था, जब उसके पास इतने हथियार नहीं होते थे, जब उसके पास सूचना और संचार के ऐसे महाकाय साधन नहीं थे। तब किसी चेगवेरा के जो छापामार युद्ध की, गुरिल्ला वार की जो कल्पना थी, वो छोटे देशों में तो संभव थी। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, जहां लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की और उसकी लड़ाई की एक बड़ी परंपरा रही है, इस हिंसा की जगह नहीं हो सकती थी। राज्य की हिंसा, राज्य की मशीनरी बहुत विराट है, और जब आप उससे युद्ध करने जाएंगे तो आप उसके हाथों मारे जाएंगे। तो ये दूसरी वजह है जिससे आंदोलनों को हिंसक होने से बचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इससे राज्य की हिंसा को वैधता मिलती है। राज्य कहता है, जो अमित शाह ने कहा भी कि भाई हमने पुलिस क्यों बनाई है, हमारे अर्ध सुरक्षित सैनिक बल क्यों हैं, हमारे सुरक्षा बल क्यों हैं, हमारी सेना क्यों है। अगर है तो उसका इस्तेमाल होगा उनके खिलाफ जो संविधान को नहीं मानते हैं। यहां तक बात ठीक है। तो राज्य अपनी हिंसा के लिए
उसकी वैधता के लिए आपकी हिंसा को, नक्सल हिंसा को आधार बनाता है, उसको जिम्मेदार बनाता है। तो अंततः ये सारी चीजें मेरी समझ से, हो सकता है मामूली समझ हो मेरी, नक्सलवाद के बहुत सारे वास्तविक और वैध कारणों का समर्थन करने के बावजूद इस हिंसा से एक दूरी बरतने को मुझे बाध्य करती है। लगता है कि मैं इस हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता हूं, ये मेरी अपनी व्यवस्था है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि ये हिंसा असल में नक्सलवाद या किसी भी ऐसे आंदोलन द्वारा शुरू की गई हिंसा नहीं है। ये हिंसा राज्य की शुरू की हुई हिंसा है। हमारा राज्य अपने चरित्र में बहुत हिंसक है, और उसके साथ जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जमींदारी की व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्था जो हमारी है, उन सबके को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि हिंसा, बल प्रयोग उनके चरित्र में है। जमींदार अपने कारकुनों से आम लोगों को किस तरह पिटवाते रहे, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। कैसे वो जमीन पे कब्जा करते रहे हैं, कैसे वो फसलों को उठा ले जाते रहे हैं। ये सब नक्सलवाद का जो आंदोलन शुरू हुआ, किसी शून्य से पैदा नहीं हुआ था। वो एक हिंसा का जवाब दूसरी हिंसा से था, जो मैं फिर कहता हूं कि उचित नहीं था, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में हमने पाया कि अंततः नक्सलवाद का सफाया हो गया। वो रोमांटिक ढंग से हिंदी की कविताओं में, भारतीय भाषाओं की कविताओं में बचा रहा। हालांकि उनका मोल था, एक वैचारिक मोल था उनका। उन्होंने हमें मनुष्यता सिखाई उन कविताओं ने। उन कविताओं ने हमें गरीबी, विषमता और उन बहुत सारी चीजों से, जिनसे हम धीरे धीरे एक नई जीवन शैली में दूर होते जा रहे हैं, उनके प्रति एक तरह की संवेदनशीलता बरतने का अभ्यास दिया। इसके बावजूद राज्य की जो हिंसा है वो बड़ी सूक्ष्म, बड़ी परतों में लिपटी हुई। आप एक गरीब आदमी इस देश का एफआईआर तक ढंग से नहीं करा सकता है। आप किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ एफआईआर कराने जाएं तो आपको डांट के भगाया जा सकता है। वो कहीं अदालत में जाए तो वहां उसको न्याय नहीं मिल सकता है। उसको उल्टे जेल में डाल दिया जाता है, जहां बरसों उसके निकल जाते हैं। ऐसा आदमी हिंसा का जवाब हिंसा से देने को उतारू हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी इस हिंसा की वकालत नहीं करता हूं। मेरा ध्यान अमित शाह के वक्तव्य में दूसरी बात की ओर गया। वो बार बार संविधान की बात कर रहे थे, जो उचित था। वो उन्होंने ललकार के पूछा कि अगर आप इस देश के संविधान के खिलाफ रहोगे, इस संविधान पे नहीं चलोगे, तो क्या हम आपको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्या उनके समर्थक दल, क्या उनकी पार्टी, क्या उनका जो पुरखा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो संविधान पे भरोसा करता है? बरसों तक तो उसने तिरंगे को ही नहीं माना। बरसों तक उसने हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा अपने भीतर बनाए रखी। और आज भी जो शासन चल रहा है, क्या जो बुलडोजर जस्टिस यूपी में चलता दिखाई पड़ता है, वो संविधान सम्मत है? क्या जो इनकाउंटर का मामला चल रहा है, जो इनकाउंटर कल्चर डेवलप हो गया है, क्या वो संविधान सम्मत है? क्या ये सब अमित शाह को दिखाई नहीं पड़ते हैं? अदालतों की बात वो करते हैं, अदालतों की जितनी घनघोर उपेक्षा हुई है और जजों का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, दोनों बिल्कुल इस देश की पूरी व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। वो दोनों, ये सारी चीजें एक ऐसा व्यवस्थागत जाल हमने बुन रखा है, जो लगातार चंद हाथों तक सिमटता जा रहा है। और हमारी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चाहे वो धनबल की वजह से, चाहे वो बाहुबल की वजह से, चाहे तरह तरह के करप्शन की वजह से, चंद पूंजीपतियों के हाथों में, चंद नेताओं के हाथों में सिमट गई है। और वो अपने ढंग से संविधान के विरुद्ध जाने वाली भावनाओं को लगातार भड़का रहे हैं। ये जो नया हिंदू राष्ट्र का आग्रह है, ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन है, वो कितना संवैधानिक था। जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढहाया गया,
क्या वो संवैधानिक था? तो संविधान की बात जब अमित शाह करते हैं तो थोड़ी मायूसी होती है, थोड़ी निराशा होती है। इसके साथ उन्होंने जो दूसरा इल्जाम लगाया, उन्होंने अर्बन नक्सल की बात की। बोलते मुझे डर लगता है कि कब मैं, जिसका नक्सलवाद से या किसी तरह के अर्बन नक्सल से दूर दराज का भी कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए अर्बन नक्सल करार दिया जाऊं कि मैं राज्य की हिंसा की बात कर रहा हूं और याद दिला रहा हूं सरकार को कि वो संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रही है, अपने लोगों द्वारा संविधान की अवहेलना, अदालतों की अवहेलना की लगातार उपेक्षा कर रही है, इस देश के संसाधनों पे, इस देश के जंगल, जमीन, पहाड़ पे गरीबों का कब्जा छीनती जा रही है, उनको वो अमीरों के हाथ में सौंपती जा रही है, विकास के चमकीले पन्ने में वो उसके पीछे का स्याह अंधेरा छुपाती जा रही है। अगर मैं सब कहूं तो हो सकता है मैं भी देशद्रोही, बाजार विद्रोही, अर्बन नक्सल कुछ भी करार दिया जा सकता हूं। उन्होंने, अमित शाह साहब ने, सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को भी नहीं बख्शा, कहा कि उसमें नक्सल घुसे हुए थे। अगर ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नहीं होती तो सूचना का वह अधिकार नहीं आता जिसने हमारे शासन तंत्र को इतना पारदर्शी बनाया कि मनमोहन सिंह की सरकार तो अपने बहुत सारे कामकाज के बावजूद उसी की भेंट चढ़ गई। ये सूचना का अधिकार नहीं होता तो टू कोलजी, जो कोलजी स्कैम जिसको बोलते, कोल माइंस स्कैम जिसको बोलते हैं, कोल अलॉटमेंट वाला, कोल माइंस अलॉटमेंट का, कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का, वो आपको पता भी नहीं चलता। 2G की बहुत सारी स्कैम की बहुत सारी बातें आपके सामने नहीं आती। बहुत सारे दूसरे जो सूचना के अधिकार के फायदे मिले हैं प्रशासन में, वो आपको नहीं मिलते। मनरेगा भी, जो मजदूरों के रोजगार की गारंटी का अधिकार है, वो भी नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी चीजें उस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद ने की जिसकी कल्पना सरकार से नहीं की जा सकती, और उसको गृह मंत्री ने कहा कि वो असंवैधानिक संस्था थी। ये बात कुछ हैरान करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या संवैधानिक संस्था है? उसका तो मुझे जो सुनने में आता है, निजी तौर पे मैंने चेक नहीं किया इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि उसका तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। वो सांस्कृतिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, कुछ पता नहीं चलता। वो कितनी जुबानों में बात करता है ये पता नहीं चलता। तो दोस्तों, बात नक्सलवाद से शुरू हुई थी। नक्सलवाद आपने खत्म कर दिया, लेकिन जिन वजहों से नक्सलवाद पैदा हुआ था उनको आप मानने को तैयार नहीं है। आपको बंगाल का नक्सलबाड़ी याद है, आज उस पर एक रिपोर्ट है कि आज भी वो किस पिछड़ी दशा में है, उसका जिम्मेदार कौन है। और आप इसको कांग्रेस और बीजेपी के खाने में बांट के न देखें। ऐसा मैं बार बार इस बात को बोलता रहूं कि कांग्रेस के लोग अलग और बीजेपी के लोग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे में आवाजाही करते हैं। ये वर्चस्ववादी तबकों का मामला है, जो तब कांग्रेस के साथ रहकर जो अधिकारी हैं, जो पूरा का पूरा तंत्र हमारा है, वो कुछ मुट्ठी में है, कुछ मुट्ठियों में है, जो कभी कांग्रेस के साथ होती हैं, कभी इन दिनों बीजेपी के साथ हैं। तो ये 75 साल बनाम 15 साल या 50 साल बनाम 15 साल का मामला नहीं है। ये मामला विकास को अपने मुट्ठी में कैद रखने का है और गरीब, इस देश के गरीबों के प्रति भयावह अन्याय का मामला है। और इस अन्याय को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इस विषमता को आप मानने को तैयार नहीं है। अगला कदम आप कहां से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? नक्सलवाद जहां से पनपा है, जिन वजहों से पनपा है, उसको आप खत्म नहीं करेंगे तो दंतेवाड़ा, बस्तर या आंध्र के वो जिले जिनको आप नक्सल मुक्त घोषित कर चुके हैं, क्या दोबारा वहां बंदूकें नहीं उठने लगेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। विकास की बात, सड़क की बात कर रहे हैं, मोबाइल टावर की बात कर रहे हैं, रोजगार के अवसर कहाँ हैं? खेती जो है हमारी, वो किस हाल में है? उद्योग धंधे क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका कोई हिसाब ठीक से नहीं है।
विकास के फायदे छितराए हुए होने चाहिए, विकेंद्रीकृत होने चाहिए, वो नहीं है। तो इन सारी स्थितियों के बीच किसी विजेता की तरह, जैसे कोई ट्रंप ईरान को निस्तनाबूद करने की बात कर रहा है, कुछ उसी तरह अमित शाह कहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया कर दिया आपने। लेकिन ये अपने ही लड़के थे जो मारे गए, वहां जो पैदा होंगे, जो हुए, वो अपने ही लोग थे, इसी देश के नागरिक थे, बंदूक लेके पैदा नहीं हुए। उन्होंने जरूर देखा कि विकास के नाम पे जो सड़कें चलती हैं उन पे सैनिकों की गाड़ियां आती जाती हैं। उन्होंने जरूर देखा कि सड़कों से एम्बुलेंस घायलों और मरूहों को ले जाती है। उन्होंने पुलिस का दमन देखा। उन्होंने, मतलब जिस अर्ध सत्य की बात मैं कर रहा हूं उसका एक पहलू ये है कि नक्सलियों ने जितने अत्याचार किए, राज्य ने उससे कम अत्याचार नहीं किए। मैं जानता हूं कि मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो दिखाई पड़ता है, जो एक पूरे व्यवस्था को देखते हुए समझ में आता है, वो मुझे आश्वस्ति नहीं देता कि हमारी सरकार अब भी गरीबों के पक्ष में न्याय के साथ खड़ी है। आप नक्सली हिंसा को खारिज कर सकते हैं, एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद को कैसे खारिज कर सकते हैं? आप मार्क्सवाद की समझ अगर आपकी इतनी ही है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, तो आपको फिर से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। हालांकि आप क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिन धर्म ग्रंथों का आप हवाला देते हैं, जिन धार्मिक शास्त्रों का आप हवाला देते हैं, उनका भी आपने अध्ययन नहीं किया ही आपकी बात बताती है। तो कुछ सुनी सुनाई बातों पर, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको इन दिनों कहते हैं, उनके किस्सों पर आपकी राजनीति चल रही है, आपका न्याय चल रहा है, आपका बुलडोजर चल रहा है, आपके इनकाउंटर चल रहे हैं। आपको मुबारक कि आपने नक्सलवाद को खत्म कर दिया आपको, लेकिन जो सवाल बचे हुए हैं वो सवाल तो पूछे जाते रहेंगे। धन्यवाद।